193 देशों का वो सम्मेलन जिसको कहा गया, लेकिन उसमें अमेरिका नहीं था। कभी गुटनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे कभी सोवियत लॉबी भी काम करती थी, कभी अमेरिकी लॉबी काम करती थी। वो चाहते थे कि इस सम्मेलन में ऐसी आवाज़ उठे जो इससे उनके हितों का या उनके विरुद्ध भी ऐसी आवाज़ें न उठे। एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ देश है, इसलिए हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन आर्थिक संबंध बनाना चाहता है। वो G20 का बहिष्कार नहीं कर सकता, वो ब्रिक्स का बहिष्कार नहीं कर सकता, वो संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी उपस्थिति रखता है। लेकिन भारत ऐसी स्थिति में है जो अपनी शर्तों पर उन लोगों के साथ, शर्त मतलब आप आतंकवाद के विरुद्ध रहिए, आप मानवीय आधार पर काम करिए, आप पर्यावरण की रक्षा करिए, हम मानवीय मूल्यों, शांति, नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में अब एक नया विषय, खास करके इस समय जो भारत शिखर पर पहुंचने के लिए जितना प्रयास कर रहा है, उस दृष्टि से G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो दुनिया को संपन्न से लेकर के आज भारत तक के देश जिसमें शामिल हैं, उसका सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। और इसके लिए जैसे कहते हैं शंख बज चुका है। सम्मेलन चाहे 2 या 3 दिन चले, लेकिन इसकी छाप कितनी ऐतिहासिक रहेगी, यह एक बड़ा विषय है। वैसे टीवी चैनल्स पर बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं, अखबारों में छप रहा है, लेकिन हमने ये सोचा कि एडिटर्स आई में उन बातों को बताया जाए जो शायद लोग ये समझते हैं कि क्यों इतना भव्य आयोजन हो रहा है, क्यों इतना सब इंतज़ाम किया जा रहा है। भारत में पहले भी तो सम्मेलन होते रहे हैं, बड़े विशेषज्ञ कह सकते हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, वो भी ये कहते हैं कि भाई ये क्यों इतना किया जा रहा है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण है, और पहले के सम्मेलनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? मैं आपको 2 बड़े उदाहरण बताता हूँ। दुनिया के देशों में भारत की जो भूमिका है, नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़, आपने नाम सुना होगा, गुटनिरपेक्ष देशों का जो एक सम्मेलन या संगठन जिसको कह सकते हैं, और उस संगठन की बैठक, सम्मेलन की कहिए, भारत में कब हुई? 1983 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और गुटनिरपेक्ष देशों में, क्योंकि ये नेहरू इंदिरा युग की बातें हैं, टीटो युग की बातें हैं, सदात युग की बातें हैं, इस दृष्टि से ये कहा जाता है कि भाई बड़े गुटनिरपेक्ष, चूँकि न भारत इस तरफ है न उधर है, ऐसे जितने देश थे, न वो अमेरिका की तरफ, न सोवियत, उस समय जो सोवियत रूस था उसकी तरफ या चीन की तरफ, इन तीनों से अलग हट करके गुटनिरपेक्ष। 193 देशों का वो सम्मेलन जिसको कहा गया, लेकिन उसमें अमेरिका नहीं था, उसमें रूस भी नहीं था, क्योंकि वो तो उनसे तो हम अलग हैं, चीन भी नहीं था, महाशक्तियों में ब्रिटेन भी नहीं था। तो आप ये देखिए कि उसका हुआ। यूनाइटेड नेशंस में आप देखिए कि उन गुटनिरपेक्ष देशों में तो 120 देश थे, और यूनाइटेड नेशंस में कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा में यदि मोटे तौर पर जिनको मान्यता मिली हुई है 193। अब आप बताएं, 193 देशों का एक महासभा, और बड़ा ही जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी सुरक्षा परिषद में भी 5 स्थायी सदस्य हैं, भारत बीच बीच में अस्थायी सदस्य बनता है। एक और संगठन है राष्ट्रमंडल देशों का संगठन, जिसमें जो लोग कभी ब्रिटेन के उस उपनिवेशवाद जिसको कहें, कॉलोनी की तरह रहे हैं, ऐसे देशों का संगठन भी भारत सदस्य रहा। उसकी भी बैठक कब हुई? 1983 में। आप ये देखिए कि 2 सम्मेलनों का आयोजन उस समय हुआ, लेकिन वो सम्मेलन में भारत की जो स्थिति थी, मैं पत्रकार के रूप में उसे कवर भी कर रहा था उस समय नेताओं, अधिकारियों से। ठीक है, उस समय भी गुटनिरपेक्ष देशों के जो बड़े नेता थे, उनका भी बिल्कुल जैसे कोई बहुत सुरक्षा का, चूँकि ज़्यादा ऐसी समस्याएं नहीं थी, तो इसलिए सब उन लोगों से मिलना, वहीं बाहर प्रेस उसमें मुलाकात भी हो जाती थी। लेकिन भारत के वरिष्ठ विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कुछ प्रमुख नेता, इंदिरा गांधी के बीच कह सकते हैं कि पुत्र राजीव गांधी तक इस बात से परेशान थे कि इन विदेशी मेहमानों को ठहराया कहाँ जाएगा। होटल्स बहुत सीमित थे। अशोका होटल जो ITDC का है, भारत सरकार का, वो, और 2-4 ऐसे ओबेराय होटल हैं, दूसरे होटल, कुछ होटल की व्यवस्था नहीं थी वहाँ। उस समय एशिया खेल गाँव का कुछ पार्ट बना था जो साउथ दिल्ली में है, तो कहा गया कि आप वहाँ ठहर सकते हैं। तो जब उसको देखने गए तो लगा कि नहीं, वहाँ तो ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, उसको कहाँ ठहराएंगे।
उसके बावजूद खैर किसी तरह होटलों में जो जैसा हो सकता था, कुछ और उनके जो साथी सहयोगी वहाँ के विदेश मंत्रालयों के सहयोगी वो कहीं ठहराए गए। और एक उसमें भी, लेकिन उस सम्मेलन की एक और बात रही, तो कभी गुटनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे कभी सोवियत लॉबी भी काम करती थी, कभी अमेरिकी लॉबी काम करती थी। वो चाहते थे कि इस सम्मेलन में ऐसी आवाज़ उठे जो इससे उनके हितों का या उनके विरुद्ध भी ऐसी आवाज़ें न उठे। हमने देखा उसको लेकर के कई बार गर्मागर्म चर्चा भी कभी कभी हो जाती थी। और अच्छा, दबाव भारत पर किस तरह का था? एक छोटे से देश का प्रमुख, जिसको बहुत ज़्यादा कहना मान्यता भी नहीं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी चूँकि भारत में बड़ा इज्जत की जाती थी, तो उसने कहा नहीं, मुझसे पहले उस देश के किसी व्यक्ति को बुला लिया गया जो हमारा प्रतिद्वंदी है, तो मैं तो बहिष्कार करके जा रहा हूँ, देश से वापस चला जाऊँगा, मैं बोलूँगा भी नहीं और न बल्कि शामिल होऊंगा। इस तरह के दबाव में सम्मेलन होते थे। राष्ट्रमंडल, अब उसका क्या महत्व रह गया है? हम न गुलाम हैं, न ब्रिटेन कोई महारानी हमें पर अधिकार कर चला सकती हैं, न ब्रिटिश का प्रधानमंत्री दिला सकता है। गुटनिरपेक्ष देशों का कैसा महत्व है? क्योंकि वो सब, अब हम देखा जाए तो हम ठीक है, हम कहते रहे कि हम तटस्थ हैं, हमारी स्थिति अलग है, क्योंकि हम समान स्तर पर अमेरिका, रूस, चीन से बातचीत कर सकते हैं। हम उस तरह के नहीं है कि हम झुकें, जो आप कहेंगे हमें करना होगा, यूरोप का भी जो कहेगा करना होगा, ऐसा नहीं मानते। एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ देश है, इसलिए हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। और मैं तो कहूँगा संयुक्त राष्ट्र में क्या है, रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र उसको रोक पाया है? सुरक्षा परिषद में वीटो लगा दिया रूस ने। चीन भी रूस के थोड़ा सा साथ देता ही है। ऐसी स्थिति, भारत जरूर कहता है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति से बातचीत से रास्ता निकले। तो न गुटनिरपेक्ष महत्व रह गया है, संयुक्त राष्ट्र में नहीं कहता संयुक्त राष्ट्र का महत्व नहीं है, लेकिन जो उसके उद्देश्य हैं, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके पूरी दुनिया उसका बहिष्कार कर दे, क्या संयुक्त राष्ट्र ऐसा करता है? नहीं। वहाँ सुरक्षा परिषद में भी जब पाकिस्तानी आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर भारत भेजे जाने की बात होती है, तब उसे कह दिया जाता है कि नहीं, उस पर वीटो लगा दे ताकि उसको नहीं ले आ सके। ऐसी स्थिति में G20 की भूमिका प्रमुख है। उसमें जो देश हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पिछले कई वर्षों से, चाहे बराक ओबामा रहे हों या वर्तमान बाइडेन सरकार हो, कितनी भारत की तारीफ करते हैं और कितना भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ जाते हैं तो किस भव्यता के साथ स्वागत होता है और कहता है कि यही हम इनसे सीखना चाहते हैं। ब्रिक्स का एक और संगठन है जिसमें अभी हाल में ही इस बैठक में खुद चीनी राष्ट्रपति भी वहाँ मौजूद थे और वैसे औपचारिक रूप से हाथ भी मिलाया, सब कुछ हुआ शी जिनपिंग ने। और लेकिन ये सही है कि G20 में चीन भी है। शी जिनपिंग रहे ना रहे, उनके साथी प्रधानमंत्री रहे, कोई रहे, सवाल ये है कि वो बीच पे छेड़खानी भारत से करता है, लेकिन आर्थिक संबंध बनाना चाहता है। वो G20 का बहिष्कार नहीं कर सकता, वो ब्रिक्स का बहिष्कार नहीं कर सकता, वो संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी उपस्थिति रखता है। लेकिन भारत ऐसी स्थिति में है जो अपनी शर्तों पर उन लोगों के साथ, शर्त मतलब आप आतंकवाद के विरुद्ध रहिए, आप मानवीय आधार पर काम करिए, आप पर्यावरण की रक्षा करिए। हम मानवीय मूल्यों, शांति, सद्भावना के लिए भारत जो प्रयास करता है, इसलिए भारत की अध्यक्षता, भारत क्यों हो रहा है? भारत की अध्यक्षता, ये कहा गया, एक विदेश के बड़े मामलों के कांग्रेस के नेता भी हैं, अब उन्होंने क्या कहा, अरे भाई क्यों इतना किया जा रहा है, ये क्या हर एक का नंबर आता है? अरे भाई 20 वर्षों पे आता है, लेकिन भारत में यदि ये मौका मिला है, ऐसे मौके पर जब सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, खाद्य सुरक्षा का मामला हो, कोविड में वैक्सीन देने का मामला हो, तो भारत कितना आगे रहा है, दुनिया के 120 देशों को भारत ने पहुंचाया। ऐसी स्थिति में हम शांति, सद्भावना के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, यूरोप के जो देश है, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ ठीक है, पुतिन इस बार नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको पूरा वो एक तरह से उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, दुनिया के देशों ने उन पर जो एक तरह से लगा रखा है, लेकिन हाँ उनके विदेश मंत्री रहेंगे। तो ये है कि रूस भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है, यूरोप भी है, और ऐसे देश भी हैं जिनको आप कहते हैं कि इस्लामिक देश। भारत का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो देश भी आपका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। सो भारत की ये जो शक्ति है, ये इस समय दिखाई दे रही। हम ये नहीं कह रहे कि हम सुपर पावर हो गए, निश्चित रूप से हमारे पास परमाणु शक्ति है, हम चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, लेकिन इसका अहंकार नहीं है। हम चाहते हैं कि साझेदारी हो अंतरिक्ष अनुसंधान में। मैं फिर याद करता हूं, नासा में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और नासा में जाने का मौका मिला, मैं भी पत्रकार दल में शामिल था, तो अंदर हम पूरा घूम के आए और ऐसा लगता था कि कितना कभी भारत ऐसा सपना देख सकता है।
और उन लोगों ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। अमेरिका ने दिखा दिया कि देखो हम कितने आगे हैं। आज ये हालत है कि चंद्रयान को लेकर के इसरो हमसे आदान प्रदान कर रहा है, रूस हमसे आदान प्रदान कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाने के लिए लोग हमारा उस सैटेलाइट उसका उपयोग करना चाहते हैं, अंतरिक्ष हमारे वैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहते हैं। हम उनके भी जो अंतरिक्ष के अनुसंधान के काम में उनमें सहायता देने की स्थिति में है। सामरिक क्षेत्र में हम पहले अमेरिका कहता था मेरा हथियार खरीदो नहीं तो पाकिस्तान को दे करके आपको तबाह करेंगे, चीन उसको हथियार देता है। अब हम भी अभी भी अमेरिका से हथियार लेते हैं, हम अब भी फ्रांस से पनडुब्बी भी लेते हैं, हम दूसरे हथियार भी ले रहे हैं। हमने अब अभी हाल में राफेल का समझौता किया फ्रांस के साथ भी, ब्रिटेन भी हमारे साथ उसके संबंध बढ़ाए गए। प्रधानमंत्री सुनक आप देखिए वो कितनी भारत की तारीफ करते हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि मैं अपने आप को हिंदू होने का गौरव महसूस करता हूँ, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो तो वहीं पले बड़े आगे हुए हैं और इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाते वो भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा ब्रिटेन, और वो समय फिर मैं याद करता हूँ 83 में महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रपति भवन में ठहरी, कॉमनवेल्थ का जो सम्मेलन था राष्ट्रमंडल देशों का, और उन्होंने कहा नहीं मैं अपने यहाँ अपने नहीं, मैं यहाँ पर उसी तरह से जैसे महारानी वहाँ पर करती है राष्ट्रपति भवन में मैं ही मदर टेरेसा का सम्मान करूँगी। लेकिन कहा गया कि नहीं ये राजमहल आपका नहीं है, मदर टेरेसा तो हमारी है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस तरह से भारत के राष्ट्रपति का पद पर आप नहीं हैं, आप भारत का देश नहीं चला रही हैं। तो बाहर बल्कि विदेश मंत्रालय ने बड़ा हस्तक्षेप किया, कई लोगों ने बड़ा समझाया। मार्गरेट थैचर आयरन लेडी कही जाती थी, लेकिन उनकी टक्कर भारत को कई बार उनके सामने भी बड़ा कड़वे जैसे कह सकते हैं अनुभव रहे। अमेरिका के साथ तो कड़वे अनुभव थे ही, और बाद में इसीलिए वो कार्यक्रम मदर टेरेसा के नाम पर था, इसलिए राष्ट्रपति भवन के अहाते में कहीं कुछ कर लिया गया, लेकिन अंदर ऐसा नहीं लगा कि वही एक भारत की प्रमुख है। तो हम, लेकिन ठीक है उस समय इतना दबाव बनाना महाराजा एलिजाबेथ का, ब्रिटिश सरकार का, और उस दबाव को आज कोई दबाव दे सकता है किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? नहीं, स्थिति बनी है। और ये भारत की शक्ति है, भारत की सरकार। ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में जो किया उसका श्रेय सरकार लेती है, लेना चाहिए। दुनिया में उनके बात को यदि नेतृत्व को यदि बराक ओबामा को लोग मानते रहे तो आज भी यदि उनकी चर्चा करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा करते हैं। तो जो पहले कड़वे थे अब अमेरिका आरती उतार रहा है, रूस आरती उतार रहा है, ब्रिटेन आरती उतार रहा है। ऐसी स्थिति में यदि एक भव्य आयोजन होता है, एक अच्छी बात है, एक शुभ संकेत है। आने वाले समय के लिए इन्हें ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, चाहे अंतरिक्ष अनुसंधान हो, चाहे मानवीय समस्याएं हो, शांति और सद्भावना की बातें हों, उसमें भारत अग्रणी रह सकता है, अग्रणी भूमिका निभाएगा। और दुनिया में विश्व शांति के जो मुद्दे हैं जो संयुक्त राष्ट्र में हम उठाते हैं, सुरक्षा परिषद की सदस्यता की बातें हम करते रहें, लेकिन उसके सर से हुए बिना भी आज भी यूक्रेन और रूस के बीच कैसे कोई संवाद कर सकता है, सिर्फ भारत की तरफ सब लोग आंख लगाए बैठे हैं। आज भी पहले भी कुछ प्रयास किए तो सारी दुनिया में जो खाद्य संकट आने वाला था तो यूक्रेन और रूस को भारत ने समझाया और कहा कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं लाइए कि दुनिया के लोग बहुत ही संकट में पड़ जाएं, खाद्यान्न तक के लिए तरस जाएं, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा यूरोप में खाद्यान्न का सप्लायर है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, भारत आगे भी प्रगति करेगा। कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ रहेंगी, पहले भी रही है, आने वाला भविष्य उज्जवल है। इसलिए हम हर बार ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो इस समय इस सम्मेलन के समय लगातार एक एक देश को लेकर, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, और लगभग 40 देशों की यात्राएं मैंने की है, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ की है, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकातें होती रही हैं। इसलिए हम आपको उन देशों के साथ भारत के संबंध कितने महत्वपूर्ण रहे हैं और आगे कैसे रह सकते हैं इसकी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए HSI, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, बताइए और अपनी राय से भी हमें अवगत कराइए। हमें खुशी होगी आपकी प्रतिक्रिया जानकर। धन्यवाद।